Hello students, this is Anand Shekhawat and I welcome you all on Gate Adda 24/7। स्टूडेंट्स, हम रोजाना EMFT को बूंद बूंद से घड़ा भरने वाला काम कर रहे हैं। हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी का वेक्टर कैलकुलस के कंसेप्ट्स को थोरोली डिस्कस कर लिया है। आज इस सेशन में हम वेक्टर कैलकुलस का प्रैक्टिस करने वाले हैं। हम अपने ब्रेन को ट्रेन करने वाले हैं कि क्वेश्चंस जब हमारे सामने आ जाए तो किस तरीके से अटेम्प्ट करने होंगे। ये जो क्वेश्चंस हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी मींस ईसी, आईएन और इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन वेक्टर कैलकुलस क्योंकि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में भी कॉमन है, इसलिए अदर ब्रांच के स्टूडेंट्स भी इस वीडियो को देख करके वेक्टर कैलकुलस के क्वेश्चंस किस तरीके से किए जाते हैं, वेक्टर इंटीग्रल डिफरेंशियल के क्वेश्चन उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स लोग के साथ भी शेयर कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपने अभी तक अड्डा 24/7 की ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो अड्डा 24/7 की ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। वहां पर हम मोर इंटरेक्टिव मैनर में अपने कंसेप्ट्स को डिस्कस कर सकते हैं लाइव क्लासेज में। उसके अलावा ये सारी जो फीचर्स हैं ये भी आपको मिल जाते हैं अड्डा 24/7 की। जब आप ऐप इंस्टॉल करोगे तो उस केस में आपसे यहाँ पर एक रेफरल कोड मांगेगा। अगर आप ये रेफरल कोड यूज मिलेंगे Y657, तो उस केस में आपको एक कॉइन बैलेंस मिलेगा। वो कॉइन बैलेंस आप रिडीम कर सकते हो अड्डा 24/7 की किसी भी फीचर को एंजॉय करने के लिए। चलिए, तो आज के सेशन में हम अभ्यास करने वाले हैं वेक्टर कैलकुलस का। वेक्टर कैलकुलस के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको ये नजर आ रहा होगा, ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। हमें एक वेक्टर दे रखा है, उस वेक्टर को देख के पहचान पा रहे होंगे आप, ये वेक्टर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में एक्स वाई जेड की फॉर्म में। ठीक है, एक तो ये वेक्टर दे रखा है, उसके अलावा एस, एस के बारे में बोला हुआ है, एस इज द सरफेस ऑफ यूनिट क्यूब। कोई एक यूनिट क्यूब है विद वन कॉर्नर एट द ओरिजिन एंड एज एज पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल वी वेक्टर डॉट एन कैप डीएस। एक वेक्टर का इंटीग्रल फाइंड करना है। अब इसको हमें थोड़ा सा पहचानना है। क्या समझ में आ रहा है ये जो वी वेक्टर डॉट एन कैप डीएस का क्या मतलब है? वी वेक्टर डॉट एन कैप डीएस का मीनिंग क्या है? एन कैप, हम तो ये जानते हैं कि जो सरफेस होता है, स्मॉल सरफेस एरिया, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। लेकिन अगर उस वेक्टर क्वांटिटी को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ है डीएस, तो ये डीएस तो उसका मैग्नीट्यूड है। एन कैप किसी वेक्टर की डायरेक्शन होती है, तो आई थिंक ये एन कैप जो रहा होगा ये इस वेक्टर का डायरेक्शन रहा होगा। कौन से वेक्टर का? इस सरफेस वेक्टर का। तो एन कैप क्या होगा? सरफेस का डायरेक्शन क्या होता है? जो भी कोई सरफेस हो उससे नॉर्मल डायरेक्शन में। तो एन कैप ए यूनिट वेक्टर है जो कि सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में। यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू सरफेस, यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू सरफेस, ये है एन कैप। जो कोई भी सरफेस की हम बात कर रहे होंगे उसके जिस भी पॉइंट पर बात करेंगे उस पॉइंट पर उसके नॉर्मल डायरेक्शन में वेक्टर। तो जो हमें कैलकुलेट करना है वी वेक्टर डॉट एन कैप डी एस, उसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं वी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। हमें इस वेक्टर का इसका मतलब सरफेस इंटीग्रल करना है। और आप ये जानते होंगे, मैं याद दिला देता हूं, डी एस फॉर एग्जाम्पल किसी डायरेक्शन में बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सिलेंड्रिकल में बात करने लगा, एरो डायरेक्शन में, तो एरो डायरेक्शन में ये होता था रो डी फाई डी जेड। याद आ रहा होगा ना, डीएल के बाकी बचे हुए डायरेक्शन के कंपोनेंट्स, इनका मल्टीपल। तो यहाँ पर जो इंटीग्रल हो रहा होगा वो फाई के रेस्पेक्ट में होगा, जेड के रेस्पेक्ट में होगा। ऐसे मैं और याद दिलाता हूँ, डीएस फॉर एग्जांपल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स डायरेक्शन में जो होता था, तो एक्स के अलावा बाकी डायरेक्शंस में जो डीएल के कंपोनेंट होते थे वो आ जाते थे डी वाई डी जेड ऐसा करके। मतलब वाई के रेस्पेक्ट अगर डीएस लग रहा होगा इसका मतलब वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल करना होगा एंड फिर जेड के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल करना होगा, मींस डबल ऑर्डर का इंटीग्रल होगा। तो सरफेस इंटीग्रल सेकंड ऑर्डर का इंटीग्रल होता है, इसलिए सरफेस इंटीग्रल के साथ ये डबल इंटीग्रेशन लिखा है। हालांकि नहीं भी लिखे तो भी हम सरफेस इंटीग्रल का मतलब डबल ऑर्डर इंटीग्रल ही बोलेंगे। तो आप इसको चाहो तो ऐसा बोल सकते हो। अब जो सरफेस और सरफेस के बारे में बात करते हैं, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे, एस है। एस के बारे में क्या बोला है? एस इज द सरफेस ऑफ यूनिट क्यूब विद वन कॉर्नर एट द ओरिजिन। तो ये क्या है सरफेस? इसका मतलब एक क्यूब है। कैसा क्यूब है? यूनिट क्यूब। यूनिट क्यूब का मतलब ऐसा क्यूब जिसकी जो साइड है वो वन की हो। क्यूब की साइड सारी सेम तो होती हैं बट यूनिट की हो, वन की हो।
जिसका एक कॉर्नर ओरिजिन पे, ऐसा भी बोल दिया एक कॉर्नर ओरिजिन पे, तो मतलब ऐसा कुछ होगा। और साथ में बोला है जिसके एजेस जो हैं एक कॉर्नर ओरिजिन पे होने के साथ साथ जो एजेस हैं वो पैरेलल टू द एक्सिस हैं, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के पैरेलल है। ऐसा है ये यूनिट क्यूब। इस यूनिट क्यूब के लिए हमें सरफेस इंटीग्रल करना है। इस यूनिट क्यूब के लिए सरफेस इंटीग्रल करना का मतलब क्या हुआ, इस कब क्यूब के सरफेस मतलब केवल एक फ्रंट वाला सरफेस नहीं है, इस क्यूब का सरफेस बैक वाला भी है, टॉप वाला भी है, बॉटम वाला भी है, ये लेफ्ट राइट वाले दोनों भी हैं, मतलब 6 सरफेसेस हैं। अगर मुझे ये सरफेस इंटीग्रल करना है तो इसका मतलब मुझे केवल किसी एक सरफेस के लिए इंटीग्रल नहीं करना है कि कोई एक अच्छा लग रहा है उसके लिए कर देते हैं। क्यूब का मतलब ये सारे सरफेस है, तो मुझे इस v वेक्टर का सरफेस इंटीग्रल करना है। मतलब यहाँ पे सिंबल नहीं बोला क्लोज सरफेस इंटीग्रल, लेकिन जिस सरफेस के लिए इंटीग्रल करना है वो सरफेस हमें समझ में आ गया कि वो क्लोज्ड है, इसलिए मैं क्लोज सरफेस इंटीग्रल की बात कर रहा हूँ। और क्लोज सरफेस इंटीग्रल का मतलब मुझे टॉप वाले सरफेस के लिए भी करना होगा, मुझे बॉटम वाले सरफेस के लिए भी करना होगा, और ना केवल टॉप और बॉटम के लिए करना होगा बल्कि मुझे लेफ्ट राइट इन सारे सरफेसेस के लिए एंड सो ऑन 6 टोटल इंटीग्रेशंस करने होंगे, 6 इंटीग्रेशंस करने होंगे। क्या आपके माइंड में कुछ और आ रहा है इसके अलावा? ये 6 इंटीग्रेशंस करने के बजाय हम इन 6 इंटीग्रेशंस को करने के बजाय ऐसा नहीं कर सकते क्या, 6 नंबर ऑफ इंटीग्रल्स करने के बजाय हम इन सब को सरफेस इंटीग्रल का मतलब है क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल, क्यूब के सरफेस के लिए इंटीग्रेशन करने का मतलब क्लोज सरफेस इंटीग्रल, तो उन क्लोज सरफेस से जो वॉल्यूम बन रहा है उस वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज कर सकते हैं ना। क्लोज सरफेस इंटीग्रल कैन बी ट्रांसफॉर्म टू वॉल्यूम इंटीग्रल, डाइवर्जेंस थ्योरम पिछले ही सेशन में समझा है हमने। तो हम डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करते हुए इसको वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज कर सकते हैं। बेटर होगा कि हम इसको वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज कर दें। फिर भी एक बार मैं करने लगूंगा तो किसी एक के लिए बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये फ्रंट वाले सरफेस के लिए बता देता हूँ, ये जो फ्रंट में जो दिख रहा है, ये फ्रंट वाले सरफेस के लिए एक बार सरफेस इंटीग्रल कैसा होगा वो दिखा रहा हूँ मैं। ये वाले दिस सरफेस, ओनली सरफेस की बात करता हूँ। ये वाले सरफेस के लिए अगर मैं v वेक्टर डॉट ds कर रहा हूँ तो पहले इस सरफेस की डायरेक्शन समझ लेते हैं। इस सरफेस की जो डायरेक्शन होगी ये है, लेट्स सपोज इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इससे ऐसे आ रही होगी ना, बाहर निकल के आ रही होगी, एक्स डायरेक्शन में होगी। तो मैं बाकी सब में से केवल इस फ्रंट वाले के लिए लिख रहा हूँ, बाकी सब भी हैं और भी हैं, आगे भी चलते रहेंगे। मैं फ्रंट वाले के लिए लिख रहा हूँ। फ्रंट वाले के लिए v वेक्टर तो ये है ds कौन सी डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में। x डायरेक्शन में जो ds होता है वो dy dz होता है, तो dy dz ax कैप और v वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा हमें। v वेक्टर भी ये है एक्स वाई जेड डायरेक्शन में, बट ds जो है वो x में केवल, तो x वाले पार्ट आपस में मल्टीप्लाई होंगे, मीन्स ऐसा हो जाएगा x cos स्क्वायर y और dy dz, ax कैप वाले पार्ट मल्टीपल हो गए। यहाँ पर इसका मतलब y के रेस्पेक्ट में और z के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल करना है। कोई बात नहीं, y और z के रेस्पेक्ट में तो इंटीग्रल कर लेंगे, लेकिन x का क्या करेंगे, तो x हमारे सरफेस पे एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, जिसकी वैल्यू समझ में आ रही है कि इस वाले सरफेस पर x का वैल्यू 1 है। तो x का तो वैल्यू 1 पुट कर देंगे, y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, y की लिमिट 0 से लेकर के 1 तक है। y हमारा यहाँ पे 0 है ना y, और यहाँ पे आके 1 हो रहा है, यहाँ से 0 से 1 तक है, तो y की लिमिट 0 से 1 तक पुट करेंगे, y 0 से 1 हो जाएगा। और z के रेस्पेक्ट में भी इंटीग्रल करना है, z की लिमिट देखें तो z यहाँ पर 0 है और इस ऊपर वाले सरफेस पे जाके z 1 हो रहा है, तो 0 से 1 तक z की वैल्यू हो जाएगी, z की वैल्यू 0 से 1 तक। ये इंटीग्रेशन हम सॉल्व करेंगे, पहले y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करके y की लिमिट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, फिर जो रिजल्ट आ जाएगा उसमें z के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल करेंगे तो कांस्टेंट है z की फॉर्म में z आ जाएगा, उसमें z की लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यहाँ cos स्क्वायर y को इंटीग्रेट कर रहे होंगे y के रेस्पेक्ट में, तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2, तो इसको 1 प्लस cos 2y बाई 2 करके और फिर दो पार्ट बन जाएंगे, उन दोनों को इंटीग्रल करके लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देंगे। लेकिन ऐसे 6 ऑपरेशंस करने हैं, बेटर ये होगा कि इस क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल को हम किस में कन्वर्ट कर दें, वॉल्यूम इंटीग्रल में। तो चेंज होगा ना क्लोज सरफेस इंटीग्रल, क्लोज सरफेस इंटीग्रल वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज होता है विद द हेल्प ऑफ कौन सा थ्योरम बोलते हैं उसको हम, डाइवर्जेंस थ्योरम। तो मैं यहाँ पर अगर डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई कर देता हूँ इसकी बजाय, बेटर है कि हम डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाइंग डाइवर्जेंस थ्योरम। अगर डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करोगे तो वही जो क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल था,
समझ चुके हैं ना, वो क्लोज सरफेस बन रहा था, दैट विल बी ट्रांसफॉर्म टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ दैट वी वेक्टर। तो अब हमें पहले डाइवर्जेंस ऑफ दैट वी वेक्टर फाइंड करना है। वी वेक्टर हमारे पास दिख रहा था, हमें वी वेक्टर जो हमें दिख रहा था वो ये है, इसका डाइवर्जेंस फाइंड करना है। डाइवर्जेंस ऐसे ही तो फाइंड करते हैं ना, जो भी आई कैप डायरेक्शन में मींस ए एक्स कैप डायरेक्शन में, उसका एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल, इसका वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल, इसका जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल। इसका जब एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे तो आएगा कॉस स्क्वायर वाई, क्योंकि एक्स की पावर 1 है। इसका वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे खत्म, वाई की कोई टर्म ही नहीं है, जीरो। इसका जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे, जेड की पावर 1 है, साइन स्क्वायर वाई। कॉस स्क्वायर वाई इधर से, साइन स्क्वायर वाई इधर से, मीन्स ये आ गया कॉस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, 1। तो ये हो गया 1। सो डेल डॉट वी जो है वो हम अब 1 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, मतलब जो हमें कैलकुलेट करना था वी वेक्टर डॉट एन कैप डी एस, उसके रिजल्ट को कैलकुलेट कर रहे हैं अगर हम डाइवर्जेंस थ्योरम से, तो 1 ऑफ डी वी ये कैलकुलेट करना है। 1 ऑफ डी वी मीन्स इंटीग्रल ऑफ डी वी। और ये कौन से वॉल्यूम के लिए होगा, जो हमारी क्लोज्ड सरफेस थी उनसे जो वॉल्यूम एनक्लोज हो रहा है, मतलब हमारे क्यूब का वॉल्यूम। अच्छा, ये क्यूब की साइड जो है वो 1 1 1 की है। अगर यहां पर ये एक्स वाई जेड का कोई फंक्शन होता तो हम डी एक्स डी वाई डी जेड करके एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल करके लिमिट पुट कर रहे होते 0 से 1, वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल करके 0 से 1 और जेड के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल करके 0 से 1 पुट कर रहे होते, लेकिन यहाँ पे है कांस्टेंट ही। छोटे से वॉल्यूम को छोटे 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 पार्ट को ऐड करना है बस यहाँ पे, और किसी के साथ मल्टीपल है ही नहीं। और छोटे 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 पार्ट को ऐड करेंगे तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा ना। तो इंटीग्रल ऑफ डीवी सीधे लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 5 7 होता तो उसको बाहर निकाल के भी बोल सकते थे, लेकिन यहाँ पे एक्स वाई जेड होता तो इंटीग्रल करना पड़ता। यहाँ तो सीधे सीधे आप कह सकते हैं ये छोटे छोटे पार्ट ऑफ वॉल्यूम को ऐड करेंगे तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा हमारे क्यूब का। और क्यूब का जो टोटल वॉल्यूम होगा यूनिट क्यूब का क्या होगा, 1। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या हो जाएगा, 1। क्वेश्चन का रिजल्टिंग आंसर वैल्यू बना 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। If a vector field V vector is related to another vector field A vector through V vector equal to del cross A, यहाँ पे del cross A है, यहाँ पे गिवन है V vector equal to del cross A। एक V vector है, एक A vector है। Which of the following is true? अच्छा, इनमें से कौन सा ट्रू है कमेंट करना है हमें। साथ में हमें कुछ ये और बोला हुआ है, नोट दिया हुआ है, C and SC रेफर टू एनी क्लोज्ड कॉन्टोर एंड एनी सरफेस हुज बाउंड्री C रेस्पेक्टिवली। मतलब C जो है वो एक क्लोज्ड कॉन्टोर है। क्लोज्ड कॉन्टोर का मतलब समझते हैं आप, क्लोज्ड कॉन्टोर का मतलब होता है कोई क्लोज्ड लाइन, अगर कोई लाइन क्लोज होती है तो उसी को बोलते हैं क्लोज्ड कॉन्टोर। आप कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल से समझोगे तो वहां पर भी ये वर्ड यूज में आता है, क्लोज्ड कॉन्टोर मतलब कोई क्लोज्ड लाइन। और ये C तो है क्लोज्ड कॉन्टोर, और SC क्या बोला है, सरफेस हुज बाउंड्री इज C। जो सरफेस है जिसकी बाउंड्री जो है वो ये C है, ये वाला सरफेस जो है इसकी बाउंड्री यही है ना C। मतलब इस कॉन्टोर से जो एनक्लोज्ड सरफेस हो रहा होगा उसको SC बोल दिया है। C है कॉन्टोर और उस कॉन्टोर के अंदर जो एनक्लोज्ड सरफेस है उसको SC बोल दिया है। अब इनमें से कौन सा ट्रू है ये हमें कमेंट करना है, इनमें से कौन सा ट्रू है ये कमेंट करना है। अच्छा, ये जो है इस साइड में ये है DL, ये DL है, ये भी DL है। इस साइड में क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल है। क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल को हम सरफेस इंटीग्रल में चेंज कर सकते हैं। इस साइड में सरफेस इंटीग्रल है, इस साइड में सरफेस इंटीग्रल है। क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल को हम सरफेस इंटीग्रल में चेंज कर सकते हैं, कौन सी थ्योरम से, डाइवर्जेंस थ्योरम से। तो चलिए, अगर यहां पर क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल V का है तो इधर में सरफेस इंटीग्रल अकॉर्डिंग टू डाइवर्जेंस थ्योरम किसका होना चाहिए, इस V के कर्ल का या इस V के, देखो इधर क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल है, इस V के कर्ल का या इस V के डाइवर्जेंस का, कर्ल का, मींस डेल क्रॉस V का। ऐसा हमारे हिसाब से तो ऐसा होना चाहिए। यहाँ पे V डॉट डी एल क्लोज लाइन इंटीग्रल, तो यहाँ पे आना चाहिए डेल क्रॉस V डॉट डी एस। लेकिन क्या A इक्वल टू डेल क्रॉस V है, नहीं। V इक्वल टू डेल क्रॉस है, इसका मतलब ये नहीं होगा कि A इक्वल टू डेल क्रॉस V होगा, गलत है। यहाँ पे डेल क्रॉस V लिखना चाहिए था, डेल क्रॉस V की जगह A लिख दे रहा है, इसलिए गलत है। नेक्स्ट देखना यहाँ पर, अगर A डॉट डी एल है, अगर यहाँ पे A हो जाए तो यहाँ पे डेल क्रॉस A होना चाहिए,
यहाँ डेल क्रॉस ए आना चाहिए था लेकिन इसने वी लिख दिया, लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया होता है वी इज डेल क्रॉस ए, तो ये सही है, बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट है। बाकी भी चेक कर सकते हैं, यहाँ डेल क्रॉस वी का क्लोज लाइन इंटीग्रल है तो यहाँ पे होना चाहिए डेल क्रॉस ऑफ डेल क्रॉस वी। क्या डेल क्रॉस है डेल क्रॉस ऑफ डेल क्रॉस वी है क्या? यहाँ पे होना चाहिए था डेल क्रॉस ऑफ डेल क्रॉस वी, और बोल दिया डेल क्रॉस ए। क्या ए इक्वल टू डेल क्रॉस वी होता तो ए सेम होता? क्या ए इक्वल डेल क्रॉस वी? नहीं, इसका मतलब ये गलत है। यहाँ है डेल क्रॉस ए डॉट डीएल, तो अकॉर्डिंग टू डाइवर्जेंस थ्योरम, सॉरी स्टोक्स थ्योरम ये हो जाना चाहिए यहाँ पे डेल क्रॉस ऑफ डेल क्रॉस ए। क्या v इक्वल टू डेल क्रॉस ऑफ डेल क्रॉस है? नहीं, v इक्वल टू केवल डेल क्रॉस है, डेल क्रॉस ऑफ डेल क्रॉस है नहीं है, इसलिए ये भी गलत है। इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी ओनली। क्लियर होता होगा क्वेश्चन? स्टोक्स थ्योरम डाइवर्जेंस थ्योरम दोनों क्लियर हो रही होंगी, है ना? से पिछले क्वेश्चन में डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई की, यहाँ पे स्टोक्स थ्योरम के स्टेटमेंट को हमने यूज में लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए वेक्टर डी वेक्टर हमें दे रखा है exist inside a cylindrical region enclosed by the surfaces rho equal to 1, z equal to 0 and z equal to 5। ये हमें एक डी वेक्टर दे रखा है। let S be the surface bounding this cylindrical region, जो S है इस cylindrical region को बाउंड करने वाला सरफेस है। तो हमसे पूछा है द सरफेस इंटीग्रल ऑफ दिस फील्ड ऑन S। S के बारे में हमें बोला है कि S क्या एक सरफेस है, हमें उस सरफेस के लिए ये इंटीग्रल चाहिए। यहाँ पे एस लिखने का मतलब, ये एस थोड़ा सा इधर सरका दिया टाइपिंग पर्सन ने, यहाँ पे इंटीग्रल के साथ एस लिखने का मतलब किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रल कर रहे हैं, जिस एस के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल कर रहे हैं वो एस हमें समझा दिया क्या है, वो एस क्या है, बाउंड, दिस इज द सरफेस बाउंडिंग द सिलिंड्रिकल रीजन। अब वो सिलिंड्रिकल रीजन क्या है वो समझना है हमें। यहाँ पर ध्यान से देखें, ये जो लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है, इसमें पहले रो इक्वल टू 1 जो लिखा हुआ है इसका क्या मीनिंग है। रो इक्वल टू 1 का मतलब ऐसा होगा क्या, एक सिलेंडर हम लेके चल रहे हैं जो जेड एक्सिस के अराउंड सेंटर्ड हो और उसका रेडियस अगर 1 हो तो इस सिलेंडर के सरफेस में हर जगह पर रो की वैल्यू 1 होगी। कहीं पर भी चले जाओ, ऊपर नीचे कहीं पे चले जाओ, चारों तरफ कहीं पे भी घूम लो, रो की वैल्यू 1 होगी। तो रो इक्वल टू 1 होने का मतलब तो ये सिलेंड्रिकल सरफेस हुआ। अच्छा, z इक्वल टू 0 है, z इक्वल टू 0 होने का क्या मतलब होगा, अगर ये जेड एक्सिस थी, यहाँ ऑरिजिन था, तो ये जो नीचे वाला सरफेस है ये z इक्वल टू 0 है, ये है z इक्वल टू 0। और z इक्वल टू 5 क्या होगा, इसके ऊपर जाओगे आप तो ये मैं उसके टॉप वाले सरफेस को कह देता हूं कि इसकी टोटल हाइट 5 है, तो ये z इक्वल टू 5 हो जाएगा। अब कोई बोले कि इस z इक्वल टू 5, इस z इक्वल टू 0 और इस रो इक्वल टू 1 वाला सरफेस को हम बोले तो ये एक क्लोज्ड सरफेस हो गया ना। केवल ये होता है यहाँ पे कोई लिमिट नहीं होती, यहाँ कोई लिमिट नहीं होती तो क्लोज नहीं होता। इसको आपने यूं लिमिट कर दिया है तो ये क्लोज्ड सरफेस हो गया। उस क्लोज्ड सरफेस के लिए इंटीग्रल करने की बात कर रहे हैं। हालांकि क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल का सिंबल भी लगा दिया, नहीं भी लगाता, केवल एस लिख देता तो एस को समझा चुका है वो। एस जो है इस ये जो रीजन है सिलेंड्रिकल रीजन, इसको बाउंड करने वाला सरफेस है। बाउंड करने वाला मतलब ये भी और ये भी और ये भी, मतलब हमें जो कैलकुलेट करना है इस सरफेस के लिए क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल कैलकुलेट करना है। और ये क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल कैलकुलेट करने का मतलब होगा इस बॉटम वाले सरफेस के लिए भी इंटीग्रल करना होगा हमें, डी डॉट डी एस। इस टॉप वाले सरफेस के लिए भी करना होगा हमें, डी डॉट डी एस। और इस सिलेंड्रिकल सरफेस के लिए भी करना होगा हमें, डी डॉट डी एस। ये तीन सरफेस इंटीग्रल करने से अच्छा होगा कि हम वॉल्यूम इंटीग्रल कैलकुलेट कर लें डाइवर्जेंस थ्योरम से। तो यहां पर हम डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई कर दे रहे हैं। अगर डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो यही क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल कन्वर्ट हो जाएगा वॉल्यूम इंटीग्रल में। यही हो जाएगा वॉल्यूम इंटीग्रल। किसका वॉल्यूम इंटीग्रल, इस डी के डाइवर्जेंस का वॉल्यूम इंटीग्रल। अब हमें डी पर ध्यान दें अगर हम, तो डी है सॉरी सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में, तो डीवी भी सिलेंड्रिकल में यूज में लेना होगा। तो एक तो हमें याद होना चाहिए कि हर कोऑर्डिनेट सिस्टम में डीवी कैसे होता है। दूसरा, डाइवर्जेंस कैसे कैलकुलेट होता है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में। तो डेल डॉट डी हमने हर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में सीखा है ना, डेल डॉट डी। अगर हम डाइवर्जेंस कैलकुलेट कर रहे हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में
तो हो जाएगा डेल बाय डेल रो ऑफ जो भी इस डी वेक्टर का एरो डायरेक्शन में कंपोनेंट है उसको मल्टीप्लाई करना होगा रो से। याद आ रहा होगा, रो से इधर मल्टीप्लाई करते थे, रो से डिवाइड करते थे, क्योंकि डेल ऑपरेटर में 1/रो की एक टर्म जाती थी, तो ऐसा करते थे। उसके बाद 1/रो अपने आप से होता था, डेल ऑपरेटर में यहाँ पे आता ही था। डेल बाय डेल फाई, फाई से रिलेटेड कोई टर्म एक्स्ट्रा जाती ही नहीं थी, तो जो भी फाई डायरेक्शन में कंपोनेंट है, यहाँ पे फाई डायरेक्शन में कंपोनेंट कुछ है ही नहीं, तो जीरो रह जाएगा। प्लस डेल बाय डेल जेड, जेड से रिलेटेड भी कोई टर्म नहीं होती थी कहीं पर, इसलिए सीधे रहेगा जो भी जेड डायरेक्शन में कंपोनेंट है उसका। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 2 रो क्यूब। 2 रो क्यूब का इंटीग्रल करोगे, सॉरी डिफरेंशियल करोगे तो आएगा 6 रो स्क्वायर। 6 रो स्क्वायर में रो डिवाइड भी करना है, तो ये रह जाएगा 6 रो प्लस ये तो हो गया 0, ये हो गया जेड का वन के जेड के रेस्पेक्ट में करोगे तो 1। 6 रो प्लस 1 डेल डॉट डी का वैल्यू हो गया। अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका मतलब हमें जो कैलकुलेट करना था क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल डी डॉट डी एस, उसको हमने डाइवर्जेंस थ्योरम से चेंज कर दिया डेल डॉट डी डीवी में, और डेल डॉट डी हमने कैलकुलेट किया 6 रो प्लस 1 आया। डीवी क्या होता है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में? डीवी कैलकुलेट करना हो तो डीएल के तीनों पार्ट मल्टीप्लाई हो जाते हैं, डी रो, रो डी फाई और डी जेड, तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये रह जाएगा रो डी रो डी फाई डी जेड। रो मल्टीपल हो गया तो ये बन गया 6 रो स्क्वायर प्लस रो डी रो डी फाई डी जेड। पहले हम रो के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल करेंगे, रो के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 रो क्यूब/3 मींस 2 रो क्यूब और रो स्क्वायर बाय 2, और रो की लिमिट देखेंगे तो हमारा जो वॉल्यूम है, जिस वॉल्यूम के लिए इंटीग्रल कर रहे हैं वो इस सिलेंड्रिकल वॉल्यूम है, इस सिलेंड्रिकल सरफेस से एनक्लोज्ड वॉल्यूम, जिस क्लोज्ड सरफेस के लिए हम इंटीग्रल कर रहे हैं उससे एनक्लोज्ड वॉल्यूम। तो ये वाला जो वॉल्यूम है, ये जो सिलेंडर है, इसमें रो 0 से स्टार्ट होकर के, रो की वैल्यू 0 से स्टार्ट होकर के और 1 तक के बीच में ना, अगर यहीं पे बीच में एक और होता कुछ सिलेंडर, मतलब ये पाइप टाइप से बन रहा होता है ऐसा कुछ, ये कुछ खोखला पाइप है, होलो पाइप है, तो फिर उसकी जो रेडियस होती वहां से स्टार्ट होकर यहाँ तक आ रहा होता है, लेट्स सपोज, तो हम रो की वैल्यू 0 से 1 नहीं, रो की वैल्यू फॉर एग्जांपल इसकी रेडियस 0.5 होती है तो 0.5 से 1 ऐसा पुट करते हैं। लेकिन अभी तो हमारे वॉल्यूम में ये भी इंक्लूडेड है ना, होलो वाले के इसके लिए तो करना नहीं हमें ना, तो रो की वैल्यू 0 से 1 तक की लिमिट सब्स्टिट्यूट करनी होगी। जो इंटीग्रल की रिजल्ट आ जाएगा उसको फिर फाई के रेस्पेक्ट में और फिर जेड के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल करना होगा। चलिए इसको इंटीग्रेशन करके, लिमिट इंटीग्रेशन तो कर चुके हैं, लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आएगा 2 + 1/2 मीन्स 2.5। 2.5 तो कांस्टेंट आ जाएगा बाहर, फाई के रेस्पेक्ट में करने लगेंगे होंगे, फाई आएगा। फाई की लिमिट क्या रहेगी हमारे पूरे सिलेंडर में? फाई 0 से 2π तक वेरी कर रहा होगा ना, पूरा 0 से 2π तक। जेड आ ही नहीं रहा तो जेड के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल करेंगे तो कांस्टेंट का जेड आ जाएगा। जेड की लिमिट हमारी जो हाइट है वो 0 से लेकर के, जेड की वैल्यू 0 से लेकर के और जेड की वैल्यू 5 तक के बीच में, तो 0 to 5 लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हो जाएगा 5 इंटू ये हो गया 2π, 2π इंटू 2.5 हो जाएगा 5π, इंटू 5 करोगे तो हो जाएगा 25π। तो इसका रिजल्टिंग वैल्यू बन के आ रहा है 25π। यही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द वेक्टर फील्ड एफ वेक्टर, एक वेक्टर हमें दे रखा है, इन ए रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम विद यूनिट वेक्टर दिस देन द कांस्टेंट C1 इज। C1 कांस्टेंट की क्या वैल्यू होगी? हमें बोला है कि ये हमारा जो वेक्टर है कैसा है, इररोटेशनल है। इररोटेशनल होने का मतलब क्या होता है? वेक्टर इररोटेशनल होने का मीनिंग, इररोटेशनल कब होता है? जब उसका कर्ल 0 हो। इस वेक्टर का कर्ल 0 है, इसका मतलब डेल क्रॉस एफ जो है वो 0 है, इसका मतलब अगर हम इसके कर्ल कैलकुलेट करने लगे और उसको 0 के इक्वेट कर दें तो एक इक्वेशन बन के आएगी, उस इक्वेशन से जो एक अननोन है x का वैल्यू आ जाएगा। तो इसका कर्ल अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं डेल क्रॉस एफ, 0 के इक्वेट करने से पहले एक बार कैलकुलेट करके देख रहे हैं। डेल क्रॉस एफ कर्ल तो ऐसे कैलकुलेट होता है ना, डेल वेक्टर और एफ वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना होगा हमें। पहले डेल के एलिमेंट आएंगे, डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई, डेल बाय डेल जेड,
फिर एफ के एलिमेंट्स आ जाएंगे 4y माइनस C1z, 4x प्लस 2z, 2y प्लस z, ये z भी था इधर। इस को सॉल्व करेंगे तो आई कैप के साथ आएगा 2 माइनस 2, जे कैप के साथ आएगा 0, माइनस ऑफ माइनस C1 मीन C1, और अल्टरनेट प्लस C1 आ रहा है लेकिन अल्टरनेट में नेगेटिव पॉजिटिव चलता है इसलिए तो माइनस C1 जे कैप। के कैप के साथ आएगा 4 माइनस 4, 4 माइनस 4 के कैप, मतलब ये टर्म तो जीरो हो गई दोनों, ये रह गया मीन्स माइनस ऑफ C1 जे कैप, और डेल क्रॉस एफ जीरो है क्योंकि इसलिए माइनस ऑफ C1 जे कैप जीरो होना चाहिए। ये तभी हो सकता है जब C1 जीरो हो, तो हमसे C1 पूछा था, C1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। ऐसे ही कभी किसी क्वेश्चन में ऐसे कुछ वेक्टर में अननोन हो सकता है, हमसे बोला जाएगा कि अगर वो सोलेनोइडल है, सोलेनोइडल है इसका मतलब उसका डाइवर्जेंस फिर जीरो के इक्वेट कर देंगे और अननोन को फाइंड कर लेंगे। किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में हो सकते हैं ऐसे इस तरह के प्रॉब्लम, हम डाइवर्जेंस को जीरो के इक्वेट कर देंगे अगर बोला जाए सोलेनोइडल है, या फिर बोले डाइवर्जेंस लेस है, हम कर्ल को जीरो कर देंगे उस वाले वेक्टर, उस वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो भी वेक्टर दिया होगा। अगर बोला जाए इरोटेशनल है या फिर कंजर्वेटिव है, कंजर्वेटिव बोलते हैं ना इरोटेशनल को, तब ऐसा कर देंगे। चलिए क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। For a vector field, for a vector field D vector in a cylindrical coordinate system, this rounded up to, चलिए ये क्वेश्चन कुछ अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था वैसा ही कुछ है ना, बट हमसे डायरेक्ट ना बोल करके बोला है हमें फाइंड करना है नेट फ्लक्स ऑफ डी वेक्टर फ्रॉम दिस सरफेस। नेट फ्लक्स, फ्लक्स जब भी बोलते हैं तो इसका मतलब सरफेस इंटीग्रल, फ्लक्स सरफेस इंटीग्रल ही तो होता है। अगर वो बोले नेट आउटवर्ड फ्लक्स, इसका मतलब क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल, तो हमें इसका मतलब यहाँ पे क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल फाइंड करना है किसके लिए, एक सिलेंडर के लिए जिसकी रेडियस कितनी है 3, रो इक्वल टू कितना है 3, और जेड कहां से कहां तक है, जेड 0 से लेकर के और जेड 2 तक के बीच में। इसके लिए इस क्लोज्ड सरफेस के लिए क्लोज सरफेस इंटीग्रल करना है। अभी थोड़ी देर पहले हमने सीखा, इसकी बजाय हम इसको डाइवर्जेंस थ्योरम से वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वॉल्यूम इंटीग्रल कर लेंगे। डाइवर्जेंस कैलकुलेट करना आता है हमें सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, कैलकुलेट करेंगे, डेल डॉट डी आएगा उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे और देन सॉल्व कर लेंगे। तो इससे पिछले वाले केस में तो डेल डॉट डी कांस्टेंट आ गया सीधे सीधे, यहाँ पर हो सकता है कांस्टेंट ना आए, तो जो आ जाएगा उसका फिर हम वॉल्यूम इंटीग्रल कर रहे होंगे। वॉल्यूम इंटीग्रल लिखते टाइम पे नहीं, वो तो वन तो दूसरे क्वेश्चन का आया था, उसका तो कुछ आया था 6 रो प्लस 1 ऐसा कुछ आया था, ऐसे इसका भी कुछ आ जाएगा, सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो ये वाला क्वेश्चन जो है ये मैं एज असाइनमेंट आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करेंगे, और इसका जो भी रिजल्ट वैल्यू बन करके आता है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है, उसको 2 डेसिमल पॉइंट्स तक राउंड ऑफ करके क्या आंसर बनता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे आप अपना आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If E vector is electric field intensity, then del dot del cross E is equal to, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइवर्जेंस क्या होता है, सॉरी कर्ल क्या होता है, फिर उसके बाद उसका डाइवर्जेंस क्या होता है, ये कैलकुलेट करना तो अभी सीखा ही नहीं है क्योंकि हमने अभी तक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं पढ़ा है। लेकिन फिर ये क्वेश्चन क्यों पूछ लिया, ये क्वेश्चन पूछने का मतलब ये हमने कुछ वेक्टर आइडेंटिटीज पढ़ी थी और उनको याद रखने के लिए इस ऑर्डर में हमने देखा था ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, ये इसी ऑर्डर में पढ़े थे ना हमने। तो ये समझा था हमने डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल इज ऑलवेज जीरो, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट इज ऑलवेज जीरो, ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस इज जीरो इन सम कंस्ट्रेंट, ये वाला एक कंस्ट्रेंट में होता था, दैट इज जिस वेक्टर का ये कैलकुलेट करो डाइवर्जेंस करने के बाद ग्रेडियंट वो लीनियर वेक्टर हो। तो लेकिन ये तो हमेशा ट्रू होंगे, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल इज जीरो, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट इज जीरो। क्या यहाँ पे डाइवर्जेंस कर रहे हैं हम ई वेक्टर के कर्ल का, तो ये तो जीरो होगा सीधे सीधे। किसी भी तरीके का ई वेक्टर होगा हमेशा उसके कर्ल का
अगर आप डाइवर्जेंस कैलकुलेट करोगे तो वो 0 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर ए फंक्शन एफ वेक्टर, हमें एफ वेक्टर दे रखा है 1/r², ये यहाँ पे नहीं है, r cap, where r is the distance from the origin and r cap is the unit vector in the radial direction. The divergence of this function over a sphere of radius capital R which includes the origin is. हमें डाइवर्जेंस जो होता है वो किसी पॉइंट पे फाइंड करना होता है। अगर कोई बोले कि इस पॉइंट पर डाइवर्जेंस क्या होगा किसी भी वेक्टर का, जैसे यहाँ पे वेक्टर को एफ वेक्टर बोला है, ये लेट सपोज एक पॉइंट है, तो आप बोलोगे डाइवर्जेंस एट दिस पॉइंट मींस डेल डॉट एफ। लेकिन डाइवर्जेंस एट पॉइंट ना बोल के यहाँ पे क्या बोल दिया है, डाइवर्जेंस ऑफ दिस फंक्शन ओवर ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर। मतलब ये पॉइंट नहीं है बल्कि एक स्फीयर है जिसका रेडियस आर है। देखो पॉइंट का डाइवर्जेंस मींस पॉइंट से कोई वेक्टर कितना आउट हो रहा है, किसी इस सरफेस का डाइवर्जेंस मींस इस सरफेस से मींस इस स्फीयर से कितना आउट हो रहा है ये वेक्टर। तो ये स्फीयर है, इस स्फीयर से ये वेक्टर कितना आउट हो रहा होगा ये कैलकुलेट करना है। का मतलब इस वाले स्फीयर के सरफेस के लिए क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल करना होगा हमें। मतलब हमें क्या करना है, इस वेक्टर का क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल करना है, जिसको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। क्लोज सरफेस इंटीग्रल कैन बी ट्रांसफॉर्म टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ दैट एफ। तो इस एफ के डाइवर्जेंस का देन वॉल्यूम इंटीग्रल करना है, इस एफ का डाइवर्जेंस हम फाइंड कर लेते हैं। कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में, आर बोला है डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, जो आर है वो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है, एक पॉइंट की आर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है। ये तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में स्फीयर की जो रेडियस होती है वही होगा ना। और ए आर कैप भी बोला है रेडियली आउटवर्ड वेक्टर दे रहा है, रेडियल डायरेक्शन में, इज द यूनिट वेक्टर इन द रेडियल डायरेक्शन। तो दो तरीके से रेडियल डायरेक्शन बनती है, एक तो ऑरिजिन से बाहर निकल के आती है उसको ए आर कैप बोलते हैं, एक जेड एक्सेस से रेडियली आउटवर्ड होती है। तो किसी लाइन से रेडियली आउटवर्ड हो तो वो एरो कैप होता है, पॉइंट से रेडियली आउटवर्ड हो तो वो ए आर कैप होता है। तो अभी हाल फिलहाल यहाँ पे ए आर कैप डायरेक्शन। तो इससे समझ में आ गया ये वाला वेक्टर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में हमें स्फेरिकल में डाइवर्जेंस कैलकुलेट करना है। स्फेरिकल में डाइवर्जेंस ऐसे कैलकुलेट होता है डेल बाय डेल आर, जो भी वेक्टर का आर डायरेक्शन में कंपोनेंट है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आर स्क्वायर से। याद आ रहा होगा क्योंकि एक 1/r से आर आता था, एक 1/r sin थीटा से आर आता था, तो दो आर आते थे तो आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और बैलेंस करने के लिए आर स्क्वायर से यहाँ पे डिवाइड करना होगा। उसके बाद अगला 1/r तो होता ही था, डेल बाय डेल थीटा होता था, जो भी थीटा डायरेक्शन में कंपोनेंट हो उसको साइन थीटा से मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पे थीटा डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं है इसलिए जीरो है वो कंपोनेंट। प्लस नेक्स्ट होता था 1/r साइन थीटा डेल बाय डेल फाइव, जो भी फाइव डायरेक्शन में कंपोनेंट है, फाइव डायरेक्शन में कंपोनेंट कुछ भी नहीं है ये आएगा, और फाइव का कोई कंपोनेंट आता नहीं था तो कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ होना नहीं है। ये दोनों टर्म्स तो सीधे सीधे जीरो हो गई हैं, ये भी जीरो हो गई है, ये भी जीरो हो गई है, और ये वाली टर्म जो देखोगे तो वन हो गया, वन का डिफरेंशियल करोगे वन हो गया ना, वन का डिफरेंशियल करोगे तो ये इसलिए जीरो हो गया है, कैलकुलेशन से जीरो हो गया है। अगर डेल डॉट एफ जीरो है तो जीरो का आप वॉल्यूम इंटीग्रल करेंगे तो वो भी जीरो आएगा। तो हमारा जो एफ डॉट डी एस जो कैलकुलेशन आ रहा होगा दैट विल बी जीरो डीवी, मीन्स रिजल्ट विल बी जीरो। ऑप्शन ए विल बी द आंसर। क्लियर हुआ होगा ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन में कुछ तो मैथमेटिक्स, ये मैथमेटिक्स में समझने वाली चीज़ें लाइक इंटीग्रल थ्योरम, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला या कॉची इंटीग्रल थ्योरम, ये कॉम्प्लेक्स फंक्शंस में कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल में समझते हैं। लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन को पिक करने का मतलब रीज़न ये है कि हम स्टोक्स थ्योरम और डाइवर्जेंस थ्योरम को समझ चुके हैं। हालांकि गाउस थ्योरम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में समझेंगे, लेकिन क्या पता इन दोनों से कोई ऑप्शन मैच हो रहा हो, तो देख लेते हैं। स्टोक्स थ्योरम सरफेस इंटीग्रल में चेंज करती है किसको, क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल को। तो क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में चेंज करते हुए कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है, क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल को सरफेस में चेंज करते हुए नजर आ रहा है, तो इसके साथ तो ये मैच होगा। डाइवर्जेंस थ्योरम चेंज करती है किसमें, वॉल्यूम इंटीग्रल में, किसको, सरफेस जब क्लोज होता है तो वॉल्यूम बनता है, क्लोज सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज कर रही है, ये तो मैच हो गया। इसके हिसाब से देख लेते हैं ऑप्शन वन का फोर के साथ, ए का फोर के साथ, ये रहा दोनों में, और सी का थ्री के साथ, इन दोनों में ये रिजेक्ट हो गया,
ये हो जाएगा, ये दोनों मैच हो गए ना। बाकी आप जब गाउस थ्योरम हम समझेंगे तो होता है, गाउस थ्योरम होती है डी डॉट डी एस इक्वल टू चार्ज एंड क्लोज, क्यू का मतलब ये चार्ज एंड क्लोज है, ये वाला हो जाएगा। कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला किसी कॉम्प्लेक्स फंक्शन के इंटीग्रल की बात करता है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से भी आप देख सकते हो ये मैच हो रहा है ना। क्लियर होता होगा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। द फिगर शोज diagrammatical representation of vector field x vector, y vector and z vector. Which of the following, यहाँ पे एक x वेक्टर है, एक y वेक्टर, एक z वेक्टर है। x के तो डाइवर्जेंस के बारे में बात किया गया है, y के कर्ल के बारे में बात किया गया और z के भी कर्ल के बारे में बात किया गया। x डाइवर्जिंग फील्ड है ना, बाहर निकल रहा है, इसलिए इसका डाइवर्जेंस नॉन जीरो होगा। जिसमें जीरो बोला हुआ है उन ऑप्शंस को हम रिजेक्ट कर सकते हैं, इन दोनों में से कुछ होगा। y घुमाव के साथ है, वेक्टर स्ट्रेट नहीं है, मींस इसका कर्ल जीरो नहीं होगा, नॉन जीरो होगा, तो इसको हम रिजेक्ट कर सकते हैं, ये आंसर हो जाएगा। z में भी आप देख सकते हो थोड़ा घुमाव है, तो इसका भी कर्ल कुछ होगा, तो उस हिसाब से भी सी ऑप्शन मैच हो रहा है। चलिए क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए। इसके अलावा ईएमटी को आप बहुत अच्छे से डिटेल्ड मैनर में पढ़ना चाहते हो तो हमारा ऐप पर अड्डा 24/7 की ऐप पर ईएमटी का कोर्स चल रहा है। उसमें हमने वेक्टर कैलकुलस कंप्लीट कर लिया है, उसमें हम इलेक्ट्रोस्टैट से स्टार्ट कर चुके हैं, तो आप उन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप गेट 24 के लिए टारगेट करके चल रहे हो तो यहाँ पर बहुत ही फाउंडेशन बैच है, बहुत ही डिटेल्ड मैनर में सिलेबस चल रहा है। और अगर आप गेट 23 के लिए टारगेट कर रहे हो तो आप अड्डा 24/7 की ऐप पर क्रैश कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर 23 को आप एक ओवरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से अटेम्प्ट करना चाहते हो, एक सब्जेक्ट्स का ओवरव्यू लेकर के, तो क्रैश कोर्सेज में आप प्रिपेयर कर सकते हो। डेफिनेटली आपका क्रैश कोर्स अटेंड करने के बाद जब आप 23 अटेम्प्ट करोगे, एक अच्छा स्कोर आएगा, तो 24 के लिए आपके मन के अंदर कॉन्फिडेंस बना रहेगा। और जब तक कॉन्फिडेंस है तब तक मोटिवेशन है, और मोटिवेशन ही आपको सक्सेस दिला करके लेके आएगा। तो आप वो क्रैश कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हो। हालांकि दूसरी अप्रोच है कि आप कुछ सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो, तो आप फाउंडेशन बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। तो उसके लिए आप अड्डा 24/7 की अगर प्लेटफॉर्म पर जाओगे तो उसके लिए आप गूगल पर सर्च कर सकते हो, सिंपल अड्डा 24/7। यहाँ पर आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी। यहाँ पे ऑल कोर्सेज में अगर आप गेट एंड डीएससी का कोर्स देखेंगे यहाँ पर, तो गेट एंड डीएससी में आपको यहाँ पर ये डिफरेंट क्रैश कोर्सेज और फाउंडेशन बैच मिल जाएंगे। लाइक ये क्रैश कोर्सेज हैं, ठीक है। यहाँ पे व्यू ऑल में देखोगे तो फाउंडेशन बैच भी आपको नजर आ जाएगा। लाइक ये फाउंडेशन बैचेज हैं 24 के लिए। अगर आप फाउंडेशन बैच ज्वाइन करते हो तो उस केस में क्रैश कोर्स तो मिलेगा ही आपको। अगर आप 24 के लिए फाउंडेशन बैच ज्वाइन करते हो तो क्रैश कोर्स की एक्सेस तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। यहाँ पर अगर बात करें इसकी तो इसकी वैलिडिटी जो है वो 18 मंथ्स का वैलिडिटी है, ठीक है, जिसमें 1600 आवर्स का आपको टोटल कंटेंट जो है वो प्रिपेयर होगा। अच्छा, यहाँ पर इसका जो कोर्स को आप ज्वाइन करते टाइम पे, अगर सब्सक्राइब करते टाइम पे देखेंगे तो यहाँ पर 13,900 का कोर्स है। लेकिन अगर आप इसको ज्वाइन करते टाइम पर अगर ये कोड यूज में लेते हैं, दैट इज Y657, तो आपको इस कोर्स में जो भी प्राइसिंग है उस प्राइसिंग में 17% का ऑफ मिल जाएगा अगर आप ये वेबसाइट से आप कोर्स बाय करते हैं। और जैसा मैंने बताया, अगर वेबसाइट की जगह आप ऐप पर बाय करते हैं तो इसी कोर्स को यूज में लेकर के आप जो अपना कॉइन बैलेंस जो होगा उस कॉइन बैलेंस को रिडीम कर सकते हैं किसी भी कोर्स को बाय करने के लिए। तो सबसे पहले तो आप अड्डा 24/7 की ऐप तो इंस्टॉल कर लीजिए और वहाँ पर उसको जा करके पूरा एक्सेस करिए, क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरीके की हैं, और एक कॉइन बैलेंस आपको मिल जाएगा। जब भी आपको अच्छा लगे कोई भी कोर्स, कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना हो तो आप फिर उस केस में इसी कोर्स से सब्सक्राइब करेंगे तो आप उस बैलेंस को आप यूज में ले सकते हैं। ठीक है, आई होप जो ये क्वेश्चंस एंड क्वेश्चन से प्रैक्टिस हुआ होगा आपको, ये आपके लिए बेनिफिशियल रहे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।